एक्चुअली हमारे पार्टनर हैं जी। जितना भी इनकम आती 50% ये लेते हैं, 50% हमें देते हैं। मिनिमम करीब हम 40 से 45 लाख रुपए साल की अर्निंग कर जा रहे हैं अभी। करीब 300 साढ़े 300 जानवर से ये हमें पाल रही है एक तरीके से देखा जाए तो हम कोई नहीं होते इन्हें पालने। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बकरी की ऐसी ब्रीड दिखाने वाला हूं जो आपने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। यहाँ पर ये मल्टी लेवल फार्म बना हुआ है। आज हमें इंदौर में मध्य प्रदेश में यहाँ पर दुर्गेश भालेराव जी हैं जो इस फार्म को चलाते हैं। फटाफट मिलवाते हैं आपको इनसे और शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम दुर्गेश भालेराव है और दक्षु गोट फार्म से है। ये मेरा जो फार्म है इसका नाम दक्षु गोट फार्म है और करीब 2 से 3 साल हो गए अभी हम लोगों को रनिंग में हम लोग ये काम के लिए। शुरुआत कैसे हुई आपके फार्म की? शुरुआत एक्चुअली मेरे को शौक भी था एनिमल्स का और करीब 25-26 साल से एनिमल्स का ही काम करता हूँ मैं डॉग्स में जी। मेरे पास एक्चुअली क्या एक फीमेल थी डॉग, उसके बच्चे हुए थे, वो फीमेल एक्सपायर हो गई थी किसी कारणवश। तो फिर उन बच्चों को मिल्क की दिक्कत आ रही थी। उस मिल्क के रिलेटेड मैंने बकरी फर्स्ट लाया था जो मिल्किंग से जी। और फिर उसी मिल्क से मैंने बच्चे बड़े किए। तो उसके बाद से फिर ये शौक मुझे लगा। और आज आपने अपने फार्म पर ऐसी ब्रीड रखी हुई हैं जो मैंने भी आज से पहले सुनी भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी। जी। थोड़ा सा दर्शकों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी ब्रीड है। बिल्कुल जी। हमारे पीछे ये सेक्शन है जी, इसमें ये कौन सी ब्रीड है? ये टोगनबर्ग है। एक्चुअली ये मिल्किंग से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड ही गोट्स होती हैं जी। और ये टोगनबर्ग है, टोगनबर्ग ब्रीड जी, है। ब्रीड है। तो दूध में भी अच्छी है ये और मीट पर्पस से भी अच्छी है। हाँ दोनों ही एक्चुअली मिल्क। ये फार्मिंग से मेरा तो जो कॉन्सेप्ट है मिल्किंग पे ही है जी। तो हम लोगों ने तो अभी मीट पर्पस से नहीं सोचा, बट अभी मिल्किंग से हिसाब से ही चल रहे हैं हम, मिल्किंग के लिए। जो ब्रीडर है इतने बड़े सींग है इसके जी, तो कमाल है। ये यार ब्रीड ही ऐसी होती है, इसके सींग ही ज़्यादा, मेल में सबसे ज़्यादा बड़े सींग होते हैं जी। और सींग से ही इसका वैल्यू होता है। जितने बड़े सींग रहेंगे उतना उसमें ज़्यादा उसका प्राइस और क्वालिटी दर्शाई जाती है जी। अगला सेक्शन जो है ये कौन सी ब्रीड है? ये सानेन है। ये एक्चुअली ये सब मिल्किंग ही फीमेल हैं, मिल्किंग ब्रीड ही हैं, दूध के लिए रखी। हाँ दूध से रिलेटेड है। ये सानेन है, इसका ये ब्रीडर है। हाँ जी। और सींग की लंबाई 2 फुट के आसपास होगी। हाँ, इसके होगी इतनी जी। तो ये गोट आप जो रखे हुए हैं दूध पर्पस से रखी हुई है मिल्किंग से रिलेटेड। अच्छा, तो कितनी बकरियां हैं इसकी आपके पास सानेन की? ये सानेन में अपने पास 20 फीमेल्स है अभी जी। और धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, इसमें ब्रीड कर रहे हैं जैसे जैसे ब्रीड हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट भी देख रहे हैं जी, उस हिसाब से धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्लोली बढ़ा रहे हैं। कैसी गोट है ये? बहुत बढ़िया गोट है। सानेन हुआ, टोगनबर्ग। एक तो ये इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा। इजीली बीमार नहीं पड़ती है जी। बच्चे में मोर्टेलिटी 1% है, अगर मान लीजिए हमारी गलतियों से जो हुई जी, बाकी मोर्टेलिटी नहीं है। मिल्किंग अच्छा होता है, जब मिल्क अच्छा तो ऑलरेडी बच्चा ग्रोथ करता ही है अच्छे से, क्योंकि मान के चलिए एक बकरी में मिनिमम 2.5 से 2 लीटर 3 लीटर दूध आराम से होता है इसमें सानेन। नॉर्मल फीडिंग पे ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा फीड देनी है हमको। अच्छा। और उसके अलावा जो है इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, बीमार दुखी इजीली पड़ती नहीं, गर्मी सर्दी झेल लेती है सब हर मौसम, बारिश में भी अगर बाहर ही रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद में ये हैदराबादी हैं। ये हैदराबादी, हाँ हैदराबादी ब्रीड है ये। एक्चुअली अभी बहुत चलन में थे, हैदराबादी का बहुत मार्केट था जी। तो उस हिसाब से फिर मैंने हैदराबादी में डाले थे, बट ये फार्मिंग से रिलेटेड सक्सेसफुली गोट नहीं है। अच्छा, ये गोट वहाँ रह सकती है जैसे जिन लोगों ने 4 बकरी 5 बकरी घर में शौक के हिसाब से पाली हो, मतलब छोटे लेवल पे जो घर में रखा है उनके लिए और उसको एक बड़े कान वाली अच्छी ब्रीड का शौक है तो वो इसे रख सकते हैं। ये फार्मिंग में सक्सेसफुली नहीं है। मेरे वहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना अभी भी हमने किया है। हाँ। और बच्चों की मोर्टेलिटी 70 से 75% मोर्टेलिटी बच्चों की इसमें थी है इसमें। अच्छा। बच्चे मरते, बहुत केयरिंग एनिमल्स है। अच्छा। जब बच्चा होता है तो मैं बहुत केयरिंग से उसको रखना होता है, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना। हाँ बस बाकी ये सब चीजें सानेन बर्बरी इन चीजों में नहीं है जी। इनके बच्चे अगर आप मदर के साथ भी रफन टफली रखते हैं तो वो बढ़िया से चलते हैं। इसके बाद में मैं देख रहा हूँ ये तोतापुरी का सेक्शन है। हाँ, ये एक्चुअली राजस्थान की जो अच्छी ब्रीड है तोतापरी जी। और इसमें मैं गुलाबी तोतापरी बनाने के लिए इसको मैंने रखा है मेन तो। अच्छा। वो ब्रीडर बैठा है, ब्रीडर बैठा हुआ है, हाईपेट है वो जी। हैदराबादी और पतीरा का मिक्स है जी। उससे मैं क्रॉस करके इसमें एल्बिनो, ये जैसे कि एक फीमेल बैठी है एल्बिनो तोतापरी जी,
तो वाइट बनाने के लिए। तोतापुरी की क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या विशेषताएं हैं? स्पेशलिटी तो ऐसी है सर कि एक तो इसका जो मेल हम मीट पर्पस से ज़्यादा यूज़ होती है ये, इसमें जो मेल जो रहता है तोतापरी में वो बॉडी वेट गेन बहुत करता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये हमारे यहाँ की देसी ब्रीड है। हाँ। देसी ब्रीड में ऐसा है कि अभी आप इसको जो चाहे हरी, अगर मान लीजिए हमारे पास इंस्टॉल फीड में कोई कमियाँ आती है, पत्ती हरा चारा नहीं होता है, तो आप आसपास में चरा कर भी इसको कर सकते हैं। एक बंदा अगर रख लें, हम चरा लें, तो ये इजीली देसी बकरी सेट हो जाती है। और ईद पर बहुत पसंद की जाती है। हाँ, बकरा बहुत अच्छे साइज में ग्रो करता है इसका। ये कौन सी ब्रीड है इसके बाद? ये सफेद कलर में लंबे गुलाबी कान है हाँ इनके। ये भी हैदराबादी गुलाबी है, मैंने अपनी ब्रीड बनाई है लॉन्ग ईयर में। अच्छा। और अभी इस पे भी एक्सपेरिमेंट चालू है जी, कुछ और अच्छा बनाने का। मतलब आप के पास एक्सोटिक ब्रीड आपने रखी हुई है सारी। जी 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 जी। और ये हम देख रहे हैं जहाँ चल रहे हैं, ये एलिवेटेड आपका फार्म बना हुआ हाँ है। जी। मल्टी लेवल है, नीचे भी है ऊपर भी है। जी जी। ठीक है जी। जी जी। और नीचे भी गोट है, आपने ऊपर भी गोट हाँ रखी हुई जी, है। दोनों। अब ये सेक्शन आ जाता है भाई साहब, ये जो ब्रीडर बैठा हुआ है ये भी लंबे सींग हैं इसके। हाँ जी। कौन सी ब्रीड है ये एक्चुअली फ्रेंच अल्पाइन है सर। और अच्छा, फ्रेंच अल्पाइन हाँ, फ्रेंच अल्पाइन को मैंने अभी जखराना 10 फीमेल लाया हूँ मैं जी। वो मैंने एक्चुअली क्रॉस करा ली है तो अलग कर दी जी। अब इस पे बर्बरी क्रॉस करा रहा हूँ। मुझे मिल्किंग से रिलेटेड जो काम करना है उस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मतलब वो दूध में अच्छी है, बहुत अच्छा होता है। 4 साढ़े 4 और बर्बरी को आप नई ब्रीड निकालने के लिए नई ब्रीड से ब्रीड भी नहीं हो जाएगी, और जो उससे ब्रीड होती है वो मिल्क बहुत अच्छा आएगा उसमें। मतलब मिल्क प्रोडक्शन हाँ, बढ़ मिल्क जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि बकरी का दूध तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मिल्क की जरूरत रहती है इसकी, खासकर जब डेंगू फीवर चल रहा होता है तो उस समय बहुत ज्यादा डिमांड होती है दूध। देखिए मेरा मानना ये है, बकरी पालन में अगर हम ब्रीडिंग करते हैं तो भी मिल्क की आवश्यकता बहुत है जी। क्योंकि अगर मिल्क नहीं रहेगा बकरी के नीचे, बच्चे सही ग्रो नहीं करेंगे, बच्चे मोटिलिटी ज़्यादा होगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। अगर मिल्क है और बच्चे को अगर सही तरीके से मिल्क मिला है तो मेरा मानना ये है कि बीमारियों के चांसेस 0 हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगले सेक्शन में बीटल नजर आ रही है। हाँ, इसमें कुछ हैदराबादीज हैं, कुछ बीटल है, कुछ हाई पेट हैं जी। ये जो बकरियां जैसे कि दूसरी बकरियों को खाने नहीं देती, दुबली हो जाती हैं, हाँ। तो फिर उन बकरियों को अलग रख कर सेट करके फिर उन बकरियों में वापस से शिफ्ट किया जाता है। जी जी। अच्छा, अगले सेक्शन में हम देख रहे हैं ये बिल्कुल नई बकरी है। कौन सी ब्रीड है ये? ये भी जो सानेन आपने देखे उन्हीं की ब्रीड है। अच्छा। और इसको फ्रेंच अल्पाइन बोलते, सॉरी अपना ब्रिटिश अल्पाइन बोलते हैं जी। ये भी मिल्किंग से रिलेटेड ही फीमेल है। इस तरह की बकरियां जो रॉक माउंटेन होते हैं उन पे चढ़ी हुई देखी है मैंने, जो हाई एल्टीट्यूड पे, जिन्होंने ग्रेविटी को धत्ता बता रखा। ये सर है ना, बहुत बरसों पहले जिस समय गांधी जी का टाइम था, गांधी जी उस समय पे ये ब्रीडें लाए थे। सानेन हुआ, फ्रेंच अल्पाइन हुआ, टोगनबर्ग, ये ऑलरेडी अपने वहाँ इंडिया में पहले से ही आए हैं जी। लेकिन लोगों ने इसको समझ नहीं पाए, केयरिंग नहीं करी, उसको लाए डेयरी पर्पस से थे। हाँ हाँ, दूध के लिए लाए थे। जी जी। लेकिन वही है कि कोई चीज आराम से मिल जाए तो उसकी कीमत महसूस नहीं होती, तो लोगों ने कदर नहीं की। बिल्कुल। जब सानेन जिस शहर में थी ना, गांधी जी ने जहाँ पे दी थी, वो मेरे को नाम नहीं मालूम उस एरिया का, वहाँ पे आज भी है सानेन जी। उन लोगों ने क्रॉस ब्रीड करा करा के वो पूरा चीज खराब तो स्विट्जरलैंड की ब्रीड कही जाती है। हाँ, बहुत सारी जगह से उस समय से ही सानेन अपने इंडिया में ऑलरेडी चला ही आ रहा है। जी। चलो, हमने ये ब्रीडें देखी, अब थोड़ा सा ब्रीड से हट के सवाल करते हैं। जी। जो आपने अपना ये फार्म बनाया हुआ है जी भाई साहब, बहुत बड़ा एरिया आपने कवर किया हुआ है इसमें, ठीक है। देख रहे हैं एलिवेटेड फार्म बना हुआ है, पीछे सेक्शन अंदर कवर है और बाहर ही ओपन भी है जी। उसके बाद आपने कॉरिडोर की बनाया हुआ है जी। तो जो आपका टोटल फार्म एरिया कितना है और जो शेड बनाए हुए हैं वो कितने एरिया में बना ये जो शेड हमारा बना हुआ है ये 150 फीट बाय 60 फीट है। अच्छा। जिसमें कि हमने 20 फीट का 25 फीट का एरिया जो इनके रात को रुकने के लिए छोड़ा है जी। कैबिन बनाया ताकि ठंड वगैरह बारिश वगैरह रहे तो अंदर चले जाए, और बाकी 30 बाय 15 का बाहर छोड़ा है ताकि ये घूमे फिरे धूप वगैरह के लिए। जी। ये साइज है। लगभग 9000 स्क्वायर फुट आपने ये बनाया हुआ अपना शेड। जी जी। अब इसमें 2-in-1 यूज हो जाता अपना, कि ऊपर भी यूज होता है, नीचे अपन ने चद्दरें लगा रखी ताकि जो मैंगनी वगैरह या ऊपर से जो भी वो बाहर गिर जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो बाहर हो जाता है। हाँ। तो नीचे भी करीबन अपनी 100 से 150 बकरियां आराम से खुले में रह लेती हैं, जिन बकरियों को जमीन पे रहने की आदत है। जैसे कि कोटा बकरियां राजस्थान की, वो एलिवेटेड शेड पे थोड़ा बुरा मानती हैं। हाँ। थोड़ा सा आनाकानी करती, रहने में कम खाती है, तो उनको मतलब जो जमीन पर रहना पसंद करती है, आपने उनको जमीन दी हुई है। और जो एलिवेटेड जी सूखे में रहना पसंद करती हैं, या मतलब हवादार बनाया हुआ आपने,
बिल्कुल। वो अलग रखी हुई है। जी जी बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में आपने ये बनाया हुआ है। चारों तरफ देख रहा हूँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं जी बिल्कुल। और बीच में खेती हो रही है, चारों तरफ खेत हैं जी। ठीक है। तो इसको बनाने में कितनी लागत लगी आप? सर एक्चुअली कैसा था, ये मेरा डॉग कैनल का कुछ मटेरियल मेरे पास था काफ़ी सारा, और जो बनाने वाले वो मेरे ही दोस्त हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने ये धीरे धीरे करके बनाया। अच्छा। एक साथ नहीं बनाया ये। जैसे कि पहले क्या हुआ था, हमने नीचे का बेस तैयार करा, फिर हम थोड़ी सी गोट भी हमें लेना थी, बढ़ाना था इसको। हाँ। उसके बाद इसी से अर्निंग करके उसमें करना भी था, फिर कुछ लोन्स वगैरह लेकर और फिर धीरे धीरे करके बढ़ा। तो कुछ मटेरियल मेरे पास था, कुछ मटेरियल मैंने सेकंड हैंड जुगाड़ा, नया इसमें मटेरियल मैंने नहीं परचेस किया क्योंकि नए पे मुझे कॉस्टिंग ज़्यादा बैठ रही थी। तो चद्दरें हो गई, पाइप हो गई, जैसे हमारे वहाँ बहुत सारे स्क्रैप मार्केट हैं बड़े बड़े, वहाँ से हमें मिल जाती है। और कलर करने के बाद तो लोहा ऑलरेडी हाँ ये तो है नया हो जाता है, अपने को जैसा तो कोई प्रॉब्लम थी। आपने अपनी जरूरत बता दी भाई, इस तरह का माल आपके पास आए तो मुझे कॉल करना, मुझे जरूरत है। हाँ 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 है ना? बिल्कुल। तो ये एक शौक आपका, एक महंगा शौक है जी भाई। जो आपकी जो गोट हैं सैनन भी महंगे ब्रीड है। जी जी। तो कहाँ से अरेंज करी आपने ये एक्चुअली सभी जगह पे है, अपने हैदराबाद है, बॉम्बे है, सबसे ज़्यादा आपका औरंगाबाद में है जी। औरंगाबाद में बर्बरी, सानिन, टोगनबर्ग ये सब है ऑलरेडी, बॉम्बे वगैरह सब में जी मिल जाती है इजीली। बस ये है कि क्वालिटी आपको ढूंढना होती है, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ लेने जाएंगे तो सस्ती नहीं मिलेगी, और सस्ती लेने जाएंगे तो अच्छी नहीं मिलेगी। वो थोड़ा सा आपको आपकी चॉइस पे डिपेंड होता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मैंने क्वालिटी को प्रिपेयर इसलिए किया क्योंकि एक बकरी नॉर्मली अगर हम पालते हैं तो बच्चा 3,000 का बिकता है जी, और मैं जो बकरी पाल रहा हूँ उसका बच्चा 30,000 का भी बिक रहा है, बिल्कुल 50,000 का भी बिक रहा है, लाख रुपए का भी बिक रहा है, 15,000 का बिक रहा है। वो खुराक बराबर है, जबकि दोनों सेम मेंटेनेंस सेम है, बिल्कुल मेंटेनेंस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि ये बकरी काजू बादाम खाएगी और वो पत्ती खाएगी, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम कम मेहनत, जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं उसमें कम रेट वाले जानवर पालने से अच्छा हम कुछ अच्छी ब्रीडें पाले ताकि हमारा अर्निंग जो है ज़्यादा हो, हमारा प्रॉफिट अच्छा हो। और मिल्किंग से रिलेटेड भी लगाऊं मैं, ताकि कि मैं नहीं चाहता हूं कि खाली मीट पर्पस से इनको देखा जाए। अभी जितनी भी ब्रीड आप मेरे वहाँ देख रहे हो ये सब पेरेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब इनके प्रोडक्शन पर्पस से आपने रखी हुई है ये। अब इसमें अगर मिल्किंग का कॉन्सेप्ट हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, अगर मिल्किंग वाला हो जाएगा तो मेरा जो टारगेट है 200 लीटर पर डे मिल्किंग मेरे वहाँ से होना चाहिए जी। अगर जब मिल्किंग में हम काम करने लग जाएंगे, मिल्किंग हमारे यहाँ प्रोड्यूस होने लग जाएगा, तो हमारा मेन बेनिफिट ये होगा कि जितने भी मेंटेनेंस और खर्चे हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। हाँ, दूध से निकलते हैं। हाँ, अब जो इनका प्रोडक्शन है, जो इनके बच्चे होते हैं, वो हमारी सूखी कमाई। बिल्कुल। अभी हमारे साथ हर एक फार्मर के साथ मेन प्रॉब्लम कैसी होती है, वो मीट पर्पज से पालता है। मीट पर्पज में हम डिपेंड है सिर्फ इसके बच्चे पे। बिल्कुल। अब मान लीजिए बच्चा हुआ, मौसम रहा अच्छा ना रहा, या हमारी केयरिंग में कोई कमी रही, वो बच्चा मर गया तो वो बकरी के 5 महीने ये गए और अगले 5 महीने और जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है 10 महीना बिगड़ गए जी जी। अब मिल्किंग अगर रहा तो मिल्किंग से ये रहेगा कि हमारा जो मेंटेनेंस है वो हमें लोड नहीं है, रोज का खर्चा आपका चलता रहेगा जी। तो मेरा मेन मकसद है मिल्किंग को लेकर के, मिल्किंग पे ज़्यादा मेरा फोकस है जी। और मैं ज़्यादा ब्रीडें भी वही कर रहा हूँ जिनका मिल्क अच्छा है। ठीक। और मैंने इससे पहले और भी ब्रीडें 3-4 डाली थी, वो हटाते गया, जो मेरे को नहीं समझ में आया मिल्किंग से रिलेटेड मैं हटाता। जो आपको दूध में अच्छी ब्रीड लगी, बस दूध रख रहे हैं। मेन फोकस मेरा दूध पे है, दूध होना। पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन जी। खाने पे बात आ गई है जी। क्या दे रहे हैं खाने को आप इनको? अभी खाने में हम मॉर्निंग इनको जो पहले स्टार्टिंग जब मैंने चालू किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली गई, भाई बोर पत्ती मंगाइए, हरी पत्ती मंगाइए, तो मैं सारी चीज़ें राजस्थान से गाड़ियाँ भर भर के मंगाया, 1-1.5 लाख का। लेकिन मैंने जो अभी नोटिस किया, जो मैंने यहाँ पे सीखा है जी, उसका ये है कि हमारे वहाँ जो भी दनहेली चारा हो, दलहनी जो दालों से निकलता हो, तो अभी मेरे वहाँ बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला था मूंग भूसा, हमारे उधर 5-6 रुपये किलो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जानवर भी उससे तैयार हुए। तो अभी फिलहाल में मैं मूंग भूसा मॉर्निंग देता हूँ, दोपहर में मेरे पास सुपर नेपियर है और कुछ 2-3 तरीके की दूती वगैरह और पत्ते। अच्छा, आपने अपना लगा रखे हैं मैंने। 4-5 एकड़ 4-5 बीघा का मेरा एक दोस्त का फ्रेंड का खेत थे यहाँ पे, तो वो यूजलेस था, उसके किसी काम में नहीं आ रहा था, तो उस पर मैंने वो ले लिया। उसमें आपने हरा चारा लगा दिया। दोपहर में हम चारा देते हैं, शाम को हम जो मिक्स फीड होता है तो वो सारा देते हैं हम लोग, मिनरल मिक्स। 3 बार दे रहे हैं आप? 3 बार, 3 टाइम। अच्छा, इतने बड़े फार्म को संभालने के लिए हेल्पर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। कितने हेल्पर रखे हुए हैं? देखिए, अब जो हमने सिस्टम बना रखा उस हिसाब से हमारे 2 बंदे पूरा फार्म निपटा लेते हैं। अच्छा, ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बच्चे कैरिंग करने का, जैसे अभी सीज़न आ रहा है, फीमेलें सब बच्चे देना स्टार्ट हो जाएंगे जी जी।
तो उस समय पे मुझे 2 व्यक्ति की एक्स्ट्रा जरूरत लगती है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा ध्यान हाँ, देना केयर करना पड़ता है। हाँ, दूध पिलाना है, जी। बच्चे को एलिवेटेड उस पे रखना है ताकि जमीन से ठंड ना चढ़े, ठंड ना बच्चे को। चढ़े, एलोजन वगैरह लगाने, बल्ब बिल्कुल, वगैरह रात को बिल्कुल, उठ के बिल्कुल। बंद ना हो जाए। दोस्तों अभी हमने इनका ऊपर का फार्म दिखाया, अभी हम रैंप पे उतर रहे हैं। हम इनका नीचे का पोर्शन भी दिखाएंगे जहाँ पर इनके ब्रीडर बंधे हुए हैं और बाकी की बकरियां हैं। तो भाई साहब ये रैंप आपका कितने फुट लंबा रैंप है ये? ये करीबन 40 फीट 30 से 35 फीट है अप्रॉक्स है जी। तो, और ये 3 पोर्शन में बना हुआ है। फिर यहाँ हाँ, से मतलब आते ही पहले यहाँ पे हाँ, रुको और ये फिर एक्चुअली हमारा पहले पुराना जो फार्म मैंने बनाया था, बहुत सारी गलतियां भी की जी। है उसमें। धूप की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो काट के फिर हम लोगों ने ये नया बनाया। जी जी। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं रैंप से, इसके बाद में आपको नीचे वाले गोट इनके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर अभी देखो जाली वाली, अभी नेट वाले इनके वो अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है यहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि और बढ़ा रहे हैं ये इस फार्म को। और हमारे पीछे भी शेड बने हुए हैं, फीड का भी इन्होंने अलग बनाया हुआ है। और आइए इधर चलते हैं। इन्होंने बहुत सारे मुर्गियां भी रखी हुई हैं, टर्की भी रखे हुए हैं जी। ये भाई साहब ये किस लिए रखे हुए हैं आपने? ये एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा मतलब सांप बिच्छू वाला एरिया है थोड़ा सा। अच्छा। तो ये मुर्गा मुर्गी और टर्की वगैरह क्या है, इन चीज़ों को आने नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा इससे बचे रहते हैं। हमारे साइड में ये ब्रीडर है, ये कौन सी ब्रीड का ब्रीडर है? ये पॉइल्ड सानिन बोलेंगे इसको, डबल कलर में जी। पानी रखा हुआ है इसके आगे इंडिविजुअल। हाँ जी। और धूप सेक रहा है ये अभी। आपने इसको ऊपर क्यों नहीं रखा हुआ, इसको अलग क्यों रखा हुआ ये है? एक्चुअली एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, अभी थोड़ा गर्म है। अच्छा। और फीमेलें जब हीट पे आती हैं जी तो उसको अलग करते हैं। और पॉइल्ड सानिन के भी फीमेल मेरे पास एक ही है, इसकी फीमेल है नहीं अभी। जी जी। तो व्यवस्था गड़बड़ ना हो, हाँ, इस वजह से आपने इसको अलग रखा हुआ बिल्कुल, ब्रीडिंग मिक्स ना हो जी। जैसे दूसरे। अभी ये भी आपका सैनन का ब्रीडर है? हाँ जी, हाँ जी। ये भी आपने अलग ही रखा हुआ ये है? भी अलग रखा, मतलब ब्रीडर आपने अलग अलग बांधे हुए हैं। हमारे पीछे और 3 ब्रीडर हैं लाइन से जी। ये एक्चुअली मैंने एक्स्ट्रा में मेल इसलिए रखा है, उस मेल से जो बच्चियां प्रोड्यूस होंगी जी, इन ब्रीडिंग ना हो, हाँ, तो आगे फ्यूचर के लिए इस मेल को यूज करेंगे। हाँ, मतलब फ्यूचर प्लानिंग है हाँ, आपकी प्लानिंग कि उससे जो होंगी बच्चियां आएंगी उसको आप इससे क्रॉस कराएंगे ताकि इन ब्रीडिंग ना हो और बच्चे हेल्दी हों। क्योंकि इन ब्रीडिंग कई लोग ना जानकारी की वजह से करा लेते हैं और फिर आगे वो नस्ल को खराब कर लेते हैं। नहीं, वो सिस्टम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नस्ल सुधार पे भी काम कर रहे हैं, इसके लिए ये सब है। अभी हमारे पीछे ये बैठा हुआ है, ये भी मैं देख रहा हूँ शायद सैनन का ही है। ये फ्रेंच अल्पाइन है जो अपन ने बर्बरी में देखा है। अच्छा। ये भी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, उससे जो बच्चे होंगे वो इससे कराएं, क्रॉस कराएंगे। अच्छा, रेस्ट के मूड में है और हमें देख के चौकन्ना हो गया है ये जी। अच्छा, पीछे वाला मैं देख रहा हूँ शायद वो आपका हैदराबादी। हाँ, हैदराबादी में लॉन्ग ईयर्स में है वो। जी जी। कान भी इसके 1.5 फुट के आसपास लंबे हैं इसके। हाँ जी जी। अभी हमारे पीछे भी 2-3 तरह के अच्छे कलर के हैं ये। हाँ, ये क्या है? ये भी इसके फ्रेंच अल्पाइन ही है। अच्छा, छोटे बच्चे हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, बच्चा है। जो मेल है आपने अलग रखा हुआ है इनको। जी। अभी से अगर ये फीमेल के साथ रहेंगे तो फिर ब्रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा क्योंकि ग्रोथ करने के लिए समझो आपने अभी इनको गुरुकुल में भेजा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सींगों से तो मुझे ये सैनन लग रहा है जी, लेकिन कलर अलग है इसका। हाँ, ये एक्चुअली चॉकलेट कलर का सानेन है जी। और मेरे पास फीमेल है ऊपर इसकी और एक ये मेल है, तो मतलब एक पेयर है मेरे पास। मैं कलर में भी थोड़ा सा शौक के हिसाब से भी काम करना चाह रहा हूँ, जैसे कि पॉइल्ड सानेन हो गया है मेरे पास, व्हाइट हो गया है, चॉकलेट और ब्लैक और आता है, वो भी मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों आप ऊपर देखिए, जैसे हमने बताया था कि इन्होंने टेपर में दिया हुआ है। यहाँ जो ऊपर वाली बकरियां अगर मैंग नहीं करेंगी और पेशाब करेंगी, वो टेपर होकर साइड में चला जाएगा, नीचे एक भी बूंद नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं इन्होंने आगे पूरा एलिवेटेड सिस्टम रखा हुआ है। बकरियां आराम कर रही हैं, जिसे ऊपर बैठना वो ऊपर बैठी है, जिसे नीचे बैठना नरम गदगदे पे वो नीचे बैठी हुई है। तो ये कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये सर कोटा है मेरे पास। अच्छा। और इसमें 10 फीमेल जखराना की भी हैं। हाँ, जखराना भी देख रहा हूँ मैं। और कोटा की खासियत ये है, इसके सींग जैसे स्क्रू वो होता है ना, ड्रिल होती है, ड्रिल की तरह बटे हुए होते हैं ये। बिल्कुल, कान भी लंबे होते हैं काफी। अच्छा, मैं भेड़ भी देख रहा हूँ इसमें। ये सर भेड़, कभी भी आप किसी भी गोट फार्मिंग के अंदर है ना, भेड़ों को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी और छोड़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जितने भी वायरस और वायरल अगर आते हैं मान लीजिए फार्म के अंदर, तो भेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। अच्छा, झेल लेती है। मतलब एक तरह से आपका वो सिक्योरिटी अलार्म है। सिक्योरिटी अलार्म, क्योंकि वो इनको नहीं होने देगी, वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी। क्योंकि जब हम एलिवेटेड पे रखते हैं ना, तो बीमारियों से थोड़े बचे रहते हैं, लेकिन जब जमीन पे आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को फेस करना होता है बीमारियों से। तो ये भेड़ कौन सी ब्रीड की है? ये आपकी मरीनो है।
मरीनो तो सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ हाँ, होती है। कश्मीर में होती है सबसे ज्यादा। अब काफी यहाँ पे अपने ब्रीड करने लग गए बॉम्बे वगैरह में जी। और कुछ मेरे पास दुम्बे भी हैं, दो, अच्छा। एक मेल एक फीमेल दुम्बे भी हैं। इन्होंने दुम्बे भी रखे हुए हैं जी। और पीछे जगराना की बकरियां बैठी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। उधर इनकी नर्सरी है, जैसे इन्होंने बताया था, उसको अलग रखते हैं। हाँ, ये एलिवेटेड नेट के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं इनके जी। और ये बकरियां इस वक्त खाने के बाद में आराम कर रही हैं, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के आसपास का ये समय है। जी। तो भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल रह जाता है जी। जिसके लिए देखे ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ठीक है ना। शौक भी जब तक काम रहता है जब तक आप शौक से कुछ अर्निंग ना कर लें। बिल्कुल। क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर पैसे ना आए तो शौक भी आपका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। देखो, आपने इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है, ठीक है, आप ऐसी एग्जोटिक ब्रीड पर काम कर रहे हैं जी। सब अच्छी महंगी बकरियां हैं, ठीक है। जाहिर है कि आपने अभी इतनी सारी बकरियां रखी हैं तो सरप्लस में आप सेल भी करते हो। बिल्कुल करते हैं, बच्चे सेल करते हैं। कितने का माल साल में आप सेल करते हैं और कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है आपको? ये देखिए, कोई भी जैसे फार्मर बताते हैं कि हम लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा तो कोई प्लान होता नहीं है। एनिमल, किसी भी एनिमल की फील्ड में आप चले जाएं, ये एक्चुअली हमारे पार्टनर हैं जी। जितना भी इनकम आती 50% ये लेते हैं, 50% हमें देते हैं। हाँ, मतलब आधा आप इन्हें दे रहे हो, आधा इन्हें खिलाना है। तो मिनिमम करीब हम 40 से 45 लाख रुपए साल की अर्निंग कर जा रहे हैं अभी, करीब 300-350 जानवर से जी। उसमें से हम आधा इनमें चला जाता है, क्योंकि आपको अगर सही डाइट या सही तरीके से इनको रखेंगे नहीं तो फिर ये देंगे भी नहीं, क्योंकि आगे आगे और बढ़ेगी आपकी तो ये एक्चुअली लोग बताते हैं ना कि मैंने 100 बकरी डाली इतना कमा लिया, तो ऐसा नहीं होता है। हमें उसमें इन्वेस्ट भी करना होता है, उन्हें खिलाना भी होता है, उनकी देखरेख में भी पैसा लगता है। तो ये हमारे एक तरीके से पार्टनर है। पैसा लगाना मतलब ये कि आप बकरी खरीदने के बाद आप उसको भूल जाइए। अब इससे जो आएगा वो 50-50 है जी। आप 50% इनको देंगे, 50% आप रखेंगे तो प्रॉपर चलेगा। आप सोचे कि मैं 70-80% इनसे खींच लूं, 20-30% इनको दे दूं, तो काम नहीं बढ़ेगा। मतलब काम इसमें भी ईमानदारी रखनी है। आप इनके साथ न्याय करेंगे तो ये आपके साथ स्वाभाविक सी बात है। अगर आप जानवर को अच्छी फीड नहीं देते हैं, लोग बाग क्या होता है सस्ते के चक्कर में भागते हैं जी, फीड कॉस्टिंग कम करने के चक्कर में। अगर आप फीड कॉस्टिंग को कम करेंगे, मिनरल्स वगैरह सही तरीके से फीड नहीं मिलेगा, तो ऑलरेडी आप ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे। बच्चे में मोटिलिटी होगी, बकरियों में मोटिलिटी होगी जी। बहुत सारी चीज़ों को जो है आप नुकसान के आगे जाकर आपको नुकसान ही मिलना है उस पैसे को बचाने के चक्कर में। उससे बेहतर ये है कि आप 50 के बजाय 60% इनको दीजिए। ये आपको उसका बिल्कुल बिना किसी के वो करें, ईमानदारी से ये भी आपको लौटा देंगे जी। जानवर वो होता है जी। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें हम फीड कॉस्ट कम करके पैसे ज़्यादा कमा लें। आप अपने मन की संतुष्टि कर लोगे, लेकिन नुकसान आप आपका आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो ये हमारे पार्टनर है, ना कि हम इनसे, ये हमें पाल रही है एक तरीके से देखा जाए तो हम कोई नहीं होते इन्हें पालने। दोस्तों, दुर्गेश भालेराव जी ने हमें अपना फार्म दिखाया, इन्होंने सारी एग्जोटिक ब्रीड दिखाई और एक छोटी से छोटी बात का भी इन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देके जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।